योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि नीति और नियत अगर एक हो, साफ हो, बेदाग हो, तो हिंसा और दंगा भड़काने वालों के इरादे नाकाम हो जाते हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उनके पास प्रदेश को सही ढंग से चलाने का रास्ता भी है और रास्ता भटकाने वालों का इलाज भी है। रूल ऑफ लॉ एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। योगी आदित्यनाथ ने साबित किया है कि उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराधी और दंगाई कितना डरते हैं। दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। 13 अक्टूबर को बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जो वादा सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से किया था, वो वादा उन्होंने निभाया है। हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 को एनकाउंटर में पैर में गोली भी लगी है, पर योगी का एक्शन मोड अभी थमा नहीं है। तेरह अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में शुरू हुई हिंसा ने जब भयानक रूप लिया तो सीएम योगी ने सीधे यूपीएसटीएफ चीफ अमिताभ यश को ग्राउंड पर उतार दिया। योगी के ऑर्डर पर पुलिस के एक्शन के बाद जो बवाल दंगे का रूप ले सकता था, उस पर तुरंत फुल स्टॉप लगा दिया गया। 15 अक्टूबर सीएम योगी पीड़ित परिवार से मिले और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करने का भरोसा दिया। 2 दिन बाद ही यूपी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तत्काल प्रभाव से एरिया में इंटरनेट सेवा बंद की गई ताकि किसी तरह की अफवाह ना फैल सके। योगी सरकार पर सवाल उठाने वाली यूपी की पुलिस पर भी अब सवाल उठा रही हैं। सवाल यह है कि आखिरकार उस दिन पुलिस क्या कर रही थी और इतनी बड़ी घटना को रोकने में पुलिस नाकाम क्यों रही, और ये पूछना वाजिब भी है। यूपी में बीते 7.5 साल में कानून व्यवस्था चाकचौबंद हुई है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि भी कानून का पालन कराने वाले सख्त नेता के तौर पर बनी है। और ये बात भी सच है कि योगी राज में बीते 7.5 साल में कोई दंगा भी नहीं हुआ। लेकिन बहराइच की ये घटना ये बताने के लिए भी काफी है कि कानून का इकबाल कायम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मोर्चे पर बहुत कुछ करना बाकी है। पर योगी आदित्यनाथ जिस नियम के हिसाब से काम करते आ रहे हैं, इस घटना के बाद भी उन्होंने वही किया। योगी अगर कानून तोड़ने वालों को सजा देते हैं तो वहीं कानून का पालन ना करवा पाने वाले लापरवाह पुलिस वालों को भी नहीं बख्शते। हरदी थाना प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया। गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी जोन में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन सभी जोन के एडीजी से रिपोर्ट तलब की है। जुम्मे को देखते हुए महाराजगंज कस्बे में कड़ी पुलिस सुरक्षा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। आज शुक्रवार है, आज जुम्मे की नमाज होती है, लेकिन महाराजगंज कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार बंद है, माहौल हालांकि शांतिपूर्ण है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में कोई ऐसी स्थिति न बनना पाए जिसके चलते जुम्मे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा हों और भीड़ की शक्ल अगर यहाँ पर होती है तो उसका नुकसान ना उठाना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मस्जिद के गेट पर पुलिसकर्मी तैनात है। हालांकि इलाके के लोग जो पीछे महाराजगंज कस्बे के पीछे जो तमाम बस्तियां हैं वहां पर केवल महिलाएं बची हैं, बाकी जो पुरुष हैं गिरफ्तारी के डर से वो भाग गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। तो जो जानकारी मिल पाई है कि आज नमाज पढ़ने इस मस्जिद में कोई नहीं पहुंच रहा है। सुरक्षा के लिहाज से हर तरफ पुलिस का पहरा है, पर मस्जिद में नमाज पढ़ने से किसी को रोका नहीं गया है। अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो मस्जिद जा सकता है, पर तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मुस्लिम बहुल महाराजगंज इलाके के लोग घरों से नहीं निकल रहे। घरों के पुरुष और युवा या तो फरार हैं या फिर दूसरे शहरों में चले गए हैं।
ये साफ करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राम गोपाल हत्याकांड में आरोपी सरफराज और तालीम को एनकाउंटर में गोली लगने के बाद से ही समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तक सब के सब योगी सरकार पर हाफ एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर और बैलेंस करने वाला एनकाउंटर करने के आरोप लगा रहे हैं। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। पर सियासत करने के चक्कर में शायद ये नेता भूल जाते हैं कि चाहे डकैत मंगेश यादव का एनकाउंटर हो या सरफराज और तालीम का एनकाउंटर हो या फिर डकैत अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो, बात जब अपराधियों का हिसाब करने की आती है तो योगी न जात पात देखते हैं और न ही धर्म देखते हैं। बहराइच में हुई हिंसा की तह तक जाने के लिए जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम महाराजगंज में हिंसा वाली जगह पर अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो इलाके के बारे में एक और बड़ी बात हमें पता चली। ये जो कस्बा है इसका नाम महराजगंज है और महराजगंज से बहराइच की ओर जाने वाले रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहां पर पूरा बाजार लगा हुआ है। देखिए सीमेंटेड पूरा रोड है। इस रोड पर अक्सर जब गांव से लोग निकलते हैं, बाजार लगता है तो ट्रैफिक की समस्या रहती है, इसलिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपने इस रोड को और चौड़ा करने की योजना बनाई थी और जब योजना बनी तो पता चला कि इस रोड पर भी इंक्रोचमेंट है। जो सरकारी जमीन रोड के इधर उधर छोड़ी जाती है वहां पर भी लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। तो इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की तैयारी हिंसा से काफी पहले शुरू कर दी गई थी। जो निर्माण अवैध रूप से बनाए गए थे उन्हें प्रशासन ने चिन्हित भी किया था। कार्रवाई के तहत जल्द ही अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद 1 महीने पहले शुरू कराई थी और उसके चिन्हीकरण किया गया था और उसी का निशान यहाँ पर मौजूद है। मतलब लगभग 8 से 10 फुट जो सड़क का हिस्सा होता है उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ ने चबूतरा बना लिया और कुछ ने यहाँ पर पक्के कंस्ट्रक्शन करके दुकान आगे बढ़ा ली है। अब जिला प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है और जांच के बाद रोड को चौड़ा करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है निर्धारित नियमों का पालन करते हुए, उसी के तहत यहाँ पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्माण अवैध है जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर है, क्योंकि महाराजगंज राजनीति का हॉट टॉपिक बना हुआ है और मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए पुराने कई वाकयों की तरह ही यहाँ बुलडोजर एक्शन पर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। इसलिए अवैध निर्माण तोड़ने पर यहाँ की मुस्लिम आबादी क्या कह रही है ये बताना भी जरूरी है। एक चीज और बताइए कि यहाँ पे लाल लाल चिन्ह लगे हुए हैं रोड के पास के मकानों में, तो ये क्यों लगे हैं और कब लगे हैं? ये जो हाईवे रोड बनेगी इसीलिए लगे हैं कि ये घर फालतू है, रोड पे रहेंगे तो इसलिए लगे हैं कि ये तोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आगे बढ़ा जो लोग लेते हैं उनके घरों को तोड़ेंगे फिर? जी जी। तो ये जो अतिक्रमण का निशान लगा है तो ये पुराना लगा है, तो इसकी कार्रवाई से आप लोगों को कोई गुरेज नहीं है ना? हाँ, इससे कहूँ गुरेज नहीं। अच्छा, वो तो टूटना चाहिए, जो रोड चौड़ा हो जाएगा रोड बढ़े के लिए है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। योगी सिर्फ ये कहते नहीं हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। राम गोपाल मिश्रा को गोलियों से छलनी करने के आरोप में गिरफ्तार सरफराज और तालीम यूपी पुलिस से माफी की भीख मांग रहे हैं। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। पर राम गोपाल मिश्रा के परिवार को पुलिस प्रशासन से ज्यादा योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है। वो चाहते हैं कि राम गोपाल के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्हें भरोसा है कि जिस तरह से योगी सरकार में कानून का राज चल रहा है उसमें उन्हें भी न्याय जरूर मिलेगा। जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो करना चाहेंगे वही करेंगे। बाकी हम लोगों को और किसी से अपेक्षा कोई नहीं है। ये जो है हमको पुलिस पे शंका है अच्छी तरीके से कि ये मिले।
बस हमको खाली इंसाफ चाहिए। और मोदी जी से मतलब हम ये चाहते हैं, योगी जी से, कि मतलब अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मतलब पूरे परिवार समेत मर जाएंगे जाके वहीं। नहीं अभी कहाँ रहा, तो ये पैर पे गोली लगी है, हमारे पति के सीने पे गोली लगी थी, उनके सीने पे गोली नहीं लगी है। जब तक उनकी सीना पूरा छल्ली नहीं हो जाएगा जैसे कि हमारे पति का था, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। ना हमें मिलेगा, ना ही हमारे पति को मिलेगा, ना ही हमारी पूरी फैमिली को मिलेगा। किसी का बेटा गया है और इस पे राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका बेटा गया है उससे दर्द पूछिए, जिसका भाई गया उससे दर्द पूछिए। इसमें नेता जो है, जो नेता बैठे हुए हैं, आप तो सब बोलने आ गए, जब वो मरा था तब कोई नहीं बोला था। ये सवाल है मेरा सभी। कौन नेता राजनीति कर रहा है? अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राम गोपाल की हत्या के 2 वीडियो आने के बाद भी महाराजगंज का मुस्लिम पक्ष अब्दुल हमीद और उसके परिवार को दोषी नहीं मानता। वीडियो सबूत में साफ दिख रहा है कि कैसे छत पर खड़े राम गोपाल को गोली मारी जाती है और वो वहीं मौके पर गिर जाता है। दूसरे वीडियो में राम गोपाल की लाश को छत से नीचे ले जा रहे उनके परिजनों पर अब्दुल हमीद के घर से पत्थरबाजी की जाती है। साथ ही एक आरोपी बंदूक के साथ नजर आता है। पर महाराजगंज में रहने वाले मुस्लिम अब्दुल हमीद और सरफराज को बेकसूर बता रहे हैं। बेकसूर है भैया, उनकी कोई गलती ना है। उन लोग लड़कन की कोई गलती नहीं है। आंगन में अब्दुल हमीद का आंगन में बहुत आदमी था। वो अब्दुल हमीद हो रहे कमरे में बंद थे। नहीं, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो बॉडी ले जा रहे हैं तो नीचे से पथराव हो रहा है, तो वहाँ तो बाकी और कोई दूसरे पक्ष का तो कोई नहीं था। वो उन्हीं लोग पथराव कर रहे थे। नोच के खाई, कोई चीज नहीं है, कहा खाई लिखा बारू फाँक चौन रहा है तो सब बटोर ले गए। पैसा खाने पीने की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, साबुन सोडा नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। रामगोपाल हत्याकांड में लगातार पुलिस अपनी जांच में जुटी है। योगी सरकार तनाव को काबू करने में भी सफल रही है। इसके साथ ही यूपी पुलिस की प्रदेश भर में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रणनीति ने भी अपना काम किया है। बिना गोली के अपराधियों को यूपी पुलिस ने ढेर किया है। यूपी पुलिस के मुताबिक 7.5 साल में 81,196 अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए सजा दिलाई गई है। 54 अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा मिली है। महिला अपराध से जुड़े मामलों में 28,700 अपराधियों को सजा मिली है। यूपी के 69 चिन्हित माफिया और उनके गिरोह के 29 अपराधियों और टॉप 10 कैटेगरी के 496 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। साफ है कि योगी आदित्यनाथ के एक्शन का असर दिख रहा है, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। कड़े नेतृत्व के बाद भी अगर यूपी में बहराइच जैसी घटना हो जाती है तो योगी सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े होना लाजमी है। पर योगी को चैलेंज पसंद है। अब इस चैलेंज से योगी कैसे निपटते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला महाराष्ट्र में चलाने को अखिलेश यादव बेकरार हैं। लेकिन क्या ये पीडीए से ज्यादा इंडिया अलायंस की एकता का टेस्ट होगा? समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कम 12 सीटों पर लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और अखिलेश यादव को ये मंजूर नहीं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का नाम सिर्फ राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ही रोशन रहे। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। कहने को तो अखिलेश यादव महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उन्होंने मालेगांव में रैली से अपनी ताकत परखने की शुरुआत कर दी है। शनिवार को अखिलेश यादव की एक और रैली धुले में होनी है। लेकिन चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होने के बाद पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे अखिलेश यादव मुंबई नहीं आ रहे। न महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने अखिलेश यादव के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी तो क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बचा रहेगा? और ऐसे में क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से कन्नी काटने को मजबूर हो जाएंगे? बहुत ही शालीनता के साथ बात कर रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं और हमेशा रहते हैं। जब कभी कोई पार्लियामेंट
जब हाउस में कुछ डिबेट होता है, कुछ होता है, तो हम इनके साथ ही रहते हैं। तो आप जो है हमें कॉन्फिडेंस में लेकर सीटें अनाउंस करिए ना। वो सीटें अनाउंस करने जा रहे थे तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो सीटें अनाउंस कर दें जो सीटें मैं डिमांड कर रहा हूँ। जैसे टेलीफोन पर बात की आज उन्होंने, उनकी आज संजय राउत से बात हुई, उनकी आज जितेंद्र रावत साहब का फोन आया था, उनसे मैंने बात कराया। इस तरह से कई लोगों से बातें हुई हैं। मुझे लगता है कि मेरी डिमांड जो है बहुत लीगल है। और फिर ये नहीं बाद में हो, जब इलेक्शन का रिजल्ट आए तो फिर कहीं आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की ताकत पहले के मुकाबले घटी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जोर शोर से इसे इंडिया अलायंस की जीत बताने से नहीं चूके थे। लेकिन 4 महीनों तक मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म करने की बार बार दोहराई गई स्क्रिप्ट हरियाणा के नतीजों से बिगड़ गई है। हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा था कि वो अकेले दम पर चुनाव जीतने जा रही है। राहुल गांधी तो जलेबी की फैक्ट्री जैसी बातें करने लगे थे और राहुल के इसी उत्साह के आगे अखिलेश यादव को वहां अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने 2 से 4 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया था, लेकिन आखिर में इंडिया गठबंधन की एकता के लिए अखिलेश यादव की पार्टी ने हरियाणा में कुर्बानी दे दी। लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद अखिलेश यादव महाराष्ट्र में अपने कदम पीछे नहीं खींचने जा रहे, इतना तय है। लोकसभा में सीटों के आधार पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अचानक से मिले इतने बड़े मैंडेट के बाद अखिलेश अपनी पार्टी का फुटप्रिंट पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में एकता के नाम पर अखिलेश ने हरियाणा में एक भी कैंडिडेट नहीं खड़े किए। जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवार खड़े हुए, लेकिन अखिलेश एक का भी प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन महाराष्ट्र में अखिलेश का इरादा फिलहाल पीछे हटने का बिल्कुल नहीं लगता। जहां एक और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से कोई बड़ा संकेत मिलने की परवाह किए बिना अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में रैलियां आयोजित की हैं। अखिलेश यादव के महाराष्ट्र लेफ्टिनेंट यानी राज्य के समाजवादी पार्टी चीफ अबू आजमी ने अखिलेश के महाराष्ट्र दौरे का माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की मानो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का गेम चेंजर आ गया। मसलन अखिलेश को नासिक एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए 50 गाड़ियों का उनका काफिला मुंबई से निकला तो निकला ही, उसका वीडियो पूरे फिल्मी अंदाज में प्रशंसकों तक पहुंचाने की कोशिश हुई। तो इस बीच महाराष्ट्र विकास अघाड़ी भी ये समझने लगा है कि हरियाणा की हार के बाद महाराष्ट्र में और जोर लगाना होगा। महाराष्ट्र में और ज्यादा जोर लगाने की पहली शर्त यह है कि कहीं से विपक्ष की एकता कमजोर न दिखाई दे। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव के लिए सीटें छोड़े जाने को लेकर कोई खुली सहमति तो अभी नहीं आई, लेकिन अखिलेश के महाराष्ट्र पहुंचते ही उनका सम्मान करने की बातें जरूर की गई हैं। ऐसा है, मांग उन्होंने रखी है ना, उनको रखने का अधिकार है, लोकतंत्र है, बड़े नेता है वो अखिलेश यादव जी। मेरी उनकी फोन पे बात हुई, उनका बिल्कुल मान सम्मान रखा जाएगा। निश्चित रूप से उसे तवज्जो दिया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों के नेताओं की मीटिंग हो चुकी है। उन सीटों पर मंथन हो रहा है। हमारी स्थानीय इकाई इस पर जल्द ही निर्णय लेगी। निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी समाजवादी पार्टी को साथ रखना चाहेगी। हम नहीं चाहते कि धर्मनिरपेक्ष मतों का विभाजन हो, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये धर्मनिरपेक्षता वर्सेस जातिवाद की लड़ाई है, नफरत वर्सेस मोहब्बत की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने भी अपने महाराष्ट्र दौरे में अगर अपने लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से सीटें मांगी हैं तो इस बात का भी खास ख्याल रखा है कि राज्य की राजनीतिक नब्ज पर उनके सुर एमवीए के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे ही हों। अगर मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ झाले के आरोपों को हवा दे दी, तो उधर मालेगांव में अखिलेश यादव पत्रकारों को ये बताने से नहीं चूके कि हरियाणा के नतीजों को देखते हुए महाराष्ट्र में महा सावधान रहना होगा, क्योंकि अखिलेश के आरोपों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी सरकार मतपत्र से नहीं बनी है। हार के बाद हर दल की सोच बदल जाती है और हरियाणा जैसा दिल्ली के करीब का बिल्कुल स्टेट, जहां मीडिया, सर्वे, परसेप्शन, जनता का मतदान वो कांग्रेस के पक्ष में था,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार बना ली। इसलिए हमें महासावधान रहना पड़ेगा महाराष्ट्र में, महासावधान। यानी अखिलेश यादव महाराष्ट्र में अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन के नैरेटिव को पूरी तरह मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मसला बस यही है कि बदले में उन्हें महाराष्ट्र में सीटें कितनी ऑफर की जाती हैं। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में केवल 2 सीटें ही हैं। अगर वो कुछ बढ़ाकर मांग रही हैं, जैसे 2 की 3 मांग रही हैं, 3 की 4 मांग रही हैं, तो जरूर उस पर विचार हो सकता है। लेकिन अगर वो 20 मांगेंगी, 15 मांगेंगी, 12 मांगेंगी, 8 मांगेंगी, तो महाविकास आघाड़ी की जो रणनीति है उसमें कहीं न कहीं असर पड़ता है। अखिलेश यादव अगर देश भर में समाजवादी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये भी जानते हैं कि यूपी को छोड़कर उन्हें अकेले चलने में कहीं भी फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बावजूद इंडिया गठबंधन पर भरोसा करने में कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव अभी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। वहां अब्दुल्ला परिवार, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ अखिलेश ने एकता की तस्वीर पेश की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा भी, देश प्रेमी हुए एक मत, नई शपथ नया पथ, ये इंडिया की जीत है। जो लोगों की भावना है, कश्मीर के लोगों की जो भावना है, जिनसे उन्हें अधिकार, जिनसे उन्हें सम्मान, जिनसे उन्हें संस्कृति को संरक्षण करने के लिए और संवर्धन करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम उसके साथ हैं। क्या जम्मू कश्मीर वाली कहानी महाराष्ट्र में दोहराई जा सकेगी और क्या इंडिया अलायंस की एकता बनी रहेगी? ये $1,00,000 का सवाल है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में अखिलेश यादव का सम्मान जुबानी जमा खर्च से होगा या मन माफिक सीटें मिलेंगी, इस पर बहुत हद तक ये बात निर्भर है। उधर सवाल ये भी है कि इंडिया अलायंस की लाख एकता के दावों के बावजूद क्या महाराष्ट्र का फैसला हरियाणा जैसा तो नहीं होगा? इस अमावस की रात अयोध्या ठीक वैसी ही जगमगाएगी जैसी त्रेता युग में। तब दिवाली इसलिए मनाई गई थी कि रावण वध के बाद अयोध्या नरेश राजभवन लौटे थे। और इस बार की दिवाली विशेष इसलिए क्योंकि रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अयोध्या की गलियां, सरयू नदी के तट, अवधपुरी की चारों दिशाएं दीपोत्सव का इंतजार कर रही हैं। मंगलगान गा रही हैं कि कब अमावस की रात आएगी और अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली के दर्शन होंगे। पहली दिवाली है श्री राम की, इस बार बहुत बेहतरीन ढंग से मनाई जाएगी। त्रेता युग में होती थी उससे और ज्यादा बेहतर होगी। बहुत भव्य होनी चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुखी हो। इस वर्ष जो दीपावली होगी वो वैसी ही होगी जैसी त्रेता युग में किसी समय हुआ करती थी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है क्योंकि ये राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला की पहली दिवाली होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव में मंदिर परिसर में 2 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम मंदिर में गाय के गोबर से बने दिए जलेंगे। दीपोत्सव में पहली बार 25 लाख दिए जलेंगे। ऑनलाइन दीपदान की सुविधा होगी। अयोध्या में इस बार 8वीं बार दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर बार दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बनता है, लेकिन इस बार की दिवाली अयोध्या के लिए कुछ खास होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला साक्षात के लिए दीपोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि दीपावली में अभी 2 हफ्ते का वक्त है, लेकिन अयोध्या को अभी से सजाने का क्रम शुरू हो चुका है। 22 जनवरी ये वही शुभ दिन था जो करीब 500 सालों के इंतजार के बाद आया था, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। देश दुनिया के अनगिनत राम भक्त इस बेला के साक्षी बने थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जितने भी त्योहार आए उसे रामलला के लिए यादगार बनाने के लिए सरकार और अयोध्या वासियों ने पूरी लगन दिखाई है। और अब दिवाली को ऐसा दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश है जिसे देखकर त्रेता युग वाली दिवाली का एहसास हो।
विजयदशमी हमारी उसी त्रेता की है, तो दीपावली भी त्रेता की है। हकीकत में यही अनुभव भी हो रहा। अयोध्या क्या देश भी इस तरीके का एहसास कर रहा है कि हमने 500 वर्ष के बाद जो देखा है, आज जो अयोध्या आ जा रहे हैं, अयोध्या से हंस के जा रहे हैं, सबके चेहरे प्रसन्नचित होकर के जा रहे हैं। पूरे राम नगरी को किसी महल की तरह सजाया जा रहा है। हर गली और नुक्कड़ पर लाइटिंग की जा रही है। रामपथ से धर्मपथ तक 2 किलोमीटर तक सड़कों पर लाइट्स लगाने का काम चल रहा है। 50 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन सिर्फ अयोध्या की सड़कों और पार्कों में लाइट लगाने के काम में लगे हैं। रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है। सनातन संस्कृति में गाय का विशेष महत्व है। गाय के गोबर का भी पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। राम मंदिर की पहली दिवाली में भी गाय के गोबर को विशेष महत्व दिया गया है। राम मंदिर परिसर में लगभग 2 लाख दिए जलेंगे जो देसी गाय के गोबर से बने होंगे। कान्हा गौशाला में गाय के गोबर से दिए बनाने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा गाय के गोबर से बने 50,000 दियों को राम की पैड़ी और अन्य मठ मंदिर परिसर में जलाया जाएगा। इन दियों को बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है। अयोध्या में दिवाली से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। 55 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। पिछले साल यानी 2023 में दीपोत्सव पर 22 लाख दिए जलाए गए थे। मतलब ये कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या धाम का नाम दर्ज होगा। 25 लाख दियों के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे। इसके लिए 30 लाख दियों का ऑर्डर दिया गया है। अयोध्या के कुम्हार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब तक 8 लाख दिए स्टोर किए जा चुके हैं। करीब 8 लाख दिए हमारे स्टोर में जो है पहुंच चुके हैं और अभी और प्रोसेस चालू है। अभी 6-7 गाड़ियां हमारी जो है आ रही हैं यहाँ पे और इनसे लेना है करीब 10 लाख जो है दिया इनसे जो है लेना है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। दीपोत्सव के लिए घाटों की मार्किंग की जा रही है। साथ ही साथ दिए लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। चूंकि पिछले सालों की तुलना में इस बार दियों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए और पहले से काम स्टार्ट कर दिया गया है। डेकोरेशन से लेकर दिए लगाने का काम 25 अक्टूबर तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में नए रिकॉर्ड बनेंगे तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। भला अवसर भी इस बार बेहद खास है। रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। गर्भगृह में रामलला साक्षात विराजमान हैं। तो अपने प्रभु के स्वागत सत्कार में राम भक्त भला पीछे कैसे रह सकते हैं। अयोध्या में खास दीपोत्सव की जिम्मेदारी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। इस काम में 30,000 वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा। इसके लिए 22 समिति गठित की गई है। अवध यूनिवर्सिटी के अलावा 14 अन्य यूनिवर्सिटीज, 37 इंटर कॉलेज, 40 एनजीओ के सदस्य और शिक्षक शामिल होंगे। राम की पैड़ी पर दोनों तरफ 80% मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया है। अनुमान लगाया गया है कि इस बार दिए लगाने में 90,000 लीटर सरसों तेल का इस्तेमाल होगा। इस वर्ष के दीपोत्सव उससे अधिक जितना पीछे दीपक उत्सव मनाए गए हैं उससे अधिक से अधिक मनाया जाएगा, जिससे यह रिकॉर्ड रहे कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो दीपोत्सव मनाया गया वह देखने लायक रहा। सभी लोग देख करके प्रसन्न हो जाएं और जो तमसो मां ज्योतिर्गमय यह प्रकाश वैसे ही होगा जैसे कि जो अंधकार है वह दूर हुआ। दीपोत्सव में सभी राम भक्तों के लिए शामिल हो पाना संभव नहीं है, इसलिए एक दिया राम के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये उन राम भक्तों के लिए है जो दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या नहीं जा पाएंगे। वो अपने घर बैठे ऑनलाइन दीपदान कर सकते हैं। बदले में उन्हें घर बैठे प्रसाद भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को दीपदान के विशेष प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपोत्सव में रामायण कालीन प्रसंग दर्शाने के लिए 18 झांकियां बनाई जा रही है। इनमें 11 झांकियां सूचना विभाग और 7 झांकियां पर्यटन विभाग की ओर से तैयार की जाएगी।
दीपोत्सव के मौके पर 15,000 राम भक्तों के लिए दर्शक दीर्घा बनकर तैयार हो गई है। एक तरफ दीपोत्सव की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ मंदिर निर्माण का काम भी तेजी से हो रहा है। राम मंदिर के दूसरे तल में अब शिखर निर्माण का काम हो रहा है। शिखर के पहले लेयर को केवल 7 दिन में तैयार कर दिया गया। राम भक्त अब उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और तब अगले साल की दिवाली पर राम नगरी ऐसे सजेगी जैसे कभी त्रेता युग की अयोध्या हुआ करती थी।